हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाषा के द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तब एक विचार या उसके कुछ अंशों को प्रकट करने के पश्चात हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। इसे विराम कहते हैं और इसे जिस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में इन चिन्हों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम लोग भाव चिन्ह के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, भाव चिन्ह के अंतर्गत जो पहला उसका भाग है वो है प्रश्न बोधक, यानी क्वेश्चन मार्क का जिसका सिंबल या चिन्ह इस तरह से होता है, जो कि आप लोगों को पता ही है। तो भाव चिन्ह के अंतर्गत जो पहला है वो प्रश्न बोधक है या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे वह क्या खाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वह कौन था, कौन था वह, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस तरह से। ठीक, तो ये होगा प्रश्न बोधक। अगला जो दूसरा है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसका सिंबल देखिए इस तरह से होता है, आपको पता होगा विस्मय बोधक का। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जो भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उनके आगे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, भावनाएं कैसे, मान लीजिए कोई गुस्से में है तो क्रोध भावना है, कोई प्रेम में है तो भावना है, कोई आश्चर्यचकित है तो भावना है। ठीक है, तो उदाहरण में देख लें, जैसे शाबाश, शाबाशी थे ना, शाबाश, इसी तरह सफल होते रहो, है ना। भावना है, खुश है उसके काम से, वो बहुत खुश है कि वाह भाई वाह, इसी तरह काम करते रहो, तो शाबाश, इसी तरह काम करते रहो। अगला है आह, कितना कठिन समय है। ठीक है, तो ये विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए दोनों, एक्सक्लेमेटिव मार्क्स, ये रहा आपकी सिंबल। तो भाव चिन्ह में अगला है निर्देशक चिन्ह, डैश बोलते हैं, और ये चिन्ह आपने देखा होगा चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह डैश, ये चिन्ह है। ठीक है, डैश का या निर्देशक चिन्ह ये है। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर किया जाता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 प्रकार हैं, ये चारों हम आपको बताते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए पहला है जहां उदाहरण देना है, भीषण गर्मी से पशु पक्षी। ठीक है, गाय, घोड़ा, कोयल, फिर डैश लगा हुआ है, सभी परेशान थे। ठीक, दूसरा जहां वार्तालाप हो रही हो वहां वक्ता के नाम के बाद इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रणबीर, तुम कब जाओगे, तो रणबीर के बाद ये यूज किया गया है। ठीक है, डैश या निर्देशक चिन्ह हाँ वक्ता के नाम के बाद में प्रयोग किया जाएगा, रणबीर, फिर चिन्ह, फिर तुम कब जाओगे। ठीक, तो 2 हो गए, जहां उदाहरण देना हो वो, जहां वार्तालाप में वक्ता के नाम के बाद। और तीसरा देखिए, जहां वाक्य टूटता है, जहां पे वाक्य टूटता है वहां पे इसका उपयोग कर लिया जाता है। और फिर आगे का, फिर टूट गया, फिर आगे का, इस तरह से जहां टूट जाता है। ये टूटने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, तो बीच के वर्डिंग आपने देखा होगा ना कि वो अंदर ही रह जाते हैं। वैसे देखिए इसमें मेरी सहेली ने, फिर ये वाक्य टूट गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ डैश, ईश्वर उसका भला करे, फिर डैश, संकट में मेरी सहायता की। ठीक, तो 3 हो गए। चौथा देखिए, बार बार अर्थ की स्पष्टता के लिए, जहां बार बार अर्थ को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, किसी कोई वर्ड बोल दिया तो उसका अर्थ स्पष्ट करें। कैसे देखिए, जैसे आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर भरोसा, यही हुआ इसका अर्थ, ये अर्थ इसका व्यक्त कर रहा है। फिर सेंटेंस में अपनी मेहनत का सहारा उन्नति का मूल मंत्र,
अपनी मेहनत का सहारा उन्नति का मूल मंत्र है। ठीक, तो ये निर्देशात्मक चिन्ह में ये 4 आपको दिए गए हैं। ये 4 जहां भी आएंगे इस तरह के जो उदाहरण है इसके, या स्थल जहाँ पे इनका प्रयोग किया जाएगा, ये 4 हैं। पहला जहाँ उदाहरण देना हो तो ऐसे ये बताया है आपको, भीषण गर्मी से पशु पक्षी, गाय घोड़ा, कोयल, और फिर चिन्ह लगा हुआ सभी परेशान है। वार्तालाप में वक्ता के नाम का, रणवीर चिन्ह तुम कब जाओगे, और फिर जहां वाक्य टूटता हो वहां पर इसका प्रयोग हो, मेरी सहेली चिन्ह ईश्वर उसका भला करे, फिर चिन्ह फिर संकट में मेरी सहायता की, और चौथा बार बार अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर भरोसा, अपनी मेहनत का सहारा उन्नति का मूल मंत्र है। ठीक, ये 4 इसके हैं। तो भाव चिन्ह में अगला है योजक चिन्ह, हाइफन, या फिर इस तरह का चिन्ह जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, हाइफन, योजक चिन्ह, हाइफन बोलते हैं इसको। ये चिन्ह देखिए, इसके पहले मैंने आपको निर्देशक चिन्ह बताया है जिसको डैश कहते हैं। ठीक है, उसमें और इसमें बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ वो डैश होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और ये छोटा होता है चिन्ह। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि निर्देशक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं वो चिन्ह इस चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं दोनों। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसे कहते हैं डैश और इसे कहते हैं हाइफन। ठीक, अब इसको देखते हैं ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। देखिए, द्वंद्व समाज के 2 पदों के बीच, युग्म शब्दों के बीच, द्वंद्व समाज के 2 पदों के बीच, मैंने आपको समास भी पढ़ाए हैं, आप उसको देखिएगा। ठीक है, उसमें द्वंद्व समास में देखिएगा दोनों के बीच में हाइफन लगता है। ठीक है, हाँ, देखिए, द्वंद्व समाज के 2 पदों के बीच, युग्म शब्दों के बीच, सहचर शब्दों के बीच में इसका प्रयोग देखा जाता है। युग्म से समझते हैं जो एक ही प्रकार के होते हैं, हाँ, जो एक ही प्रकार के होते हैं, हाँ, उनके बीच लगता है। ठीक है, सहचर शब्दों के बीच इसका प्रयोग देखा जाता है। जैसे माता पिता दोनों खुश थे, तो माता पिता के बीच में ये हाइफन का प्रयोग होता है। ये वास्तव में माता पिता है, ये द्वंद्व समाज का उदाहरण भी है। सुख दुख माता पिता, आपको पता होगा आप लोगों को। हाँ, ठीक, गुड। तो ये है योजक चिन्ह, हाइफन। अगला देखिए, भाव चिन्ह के अंतर्गत अगला है कोष्टक चिन्ह या ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। ये रहा चिन्ह आपका। ठीक है, कोष्टक चिन्ह या ब्रैकेट, ये चिन्ह देखिए। इस चिन्ह का प्रयोग सामान्यतया 2 जगहों पर होता है। 2 जगहों पर इन चिन्हों का प्रयोग होता है, ब्रैकेट का या कोष्टक चिन्ह का। पहला, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, किसी पद का किसी वर्ड का अर्थ स्पष्ट करना हो तो उसको पहले लिख देते हैं, फिर उसके बगल में ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख देते हैं सामान्य भाषा में जो सबको पता है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे शहर सुबह बोलते हैं। ठीक है, तो शहर होते ही मजदूर निकल पड़े काम करने। ठीक, तो देखिए, शहर का जो अर्थ है वो सुबह ब्रैकेट में लिख दिया गया कि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, ओके। अगला देखिए, कोष्टक चिन्ह में का प्रयोग जो पहला दिया होगा, दूसरी जगह वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपसे कोई चीज कही, कोई चीज मैं कह रहा हूं तो किस तरह कह रहा हूं, ये होता है भाव। ठीक है, एक होता है टीचर पढ़ाता है, बहुत प्यार से पढ़ाता है। ठीक है, तो प्रेम पूर्वक भाव, प्रेम होता है उसका। एक होता है क्रोध में आके पढ़ाता है, तो क्रोध भाव क्रोध युक्त होता है, गुस्से वाला। ठीक है, तो वही भाव देखा, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मंगत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये किसमें कहा? गुस्से में। तो गुस्से में, मंगत सिंह गुस्से में, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ठीक, तो भाव को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, ब्रैकेट में गुस्से में लिखा हुआ है, ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाव को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग, ब्रैकेट यानी कि आपका कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाव चिन्ह के अंतर्गत जो अगला है वो उद्धरण चिन्ह है, जिसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं और इंग्लिश में कोटेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 होते हैं, एक ये डबल होता है और एक ये सिंगल होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एक डबल चिन्ह होता है, एक सिंगल होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये चिन्ह इकहरा एवं दोहरा दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। इकहरा और दोहरा दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है, किंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है, लेकिन दोनों का जो प्रयोग है वो अलग अलग किया था। कैसे किया था? देखिए, इकहरे चिन्ह, ये बना हुआ इकहरा, ठीक है, एक इधर एक इधर, इकहरा चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। ठीक है, इसके 3 नियम हैं। ठीक है, पहला देखिए,
वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत। अगर वाक्य में कोई लोकोक्ति या कहावत का उपयोग किया गया है तो इसका सिंगल वाले का उपयोग होगा। कैसे देखिए, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है और ये अंत में लगा हुआ है, एक एक सिंगल, ठीक। दूसरा देखिए, किसी शब्द को मुख्य बताने हेतु या हाईलाइट करने हेतु, किसी वर्ड को मुख्य बताने के लिए या हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग किया है। जैसे उदाहरण देखिए, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा में लगा हुआ, संज्ञा प्रमुख है तो संज्ञा में लगा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, जो तीसरा है वो है किसी शब्द के व्यंग्यार्थ प्रयोग में, यानी किसी शब्द को व्यंग्य के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमारे जिले में इतनी अधिक अराजकता है, जैसे हमारे जिले में इतनी अधिक अराजकता है कि हम अपने जिले को महान कह सकते हैं। ये जो महान वर्ड है इसमें व्यंग्य छुपा हुआ है, ठीक है ना। भाई अराजकता वाले जिले को कौन महान कहेगा, लेकिन महानता में कुछ विशेष गुण होते हैं तो इनके जिले में अवगुणों से भरा हुआ है, इसलिए वो विशेष हो गया। क्योंकि विशेष तो दोनों प्रकार से होता है ना, या तो विशेष कुछ विशेष हो, अगर अवगुण भरे हुए तो भी विशेषता ही है उसकी, और गुण भरे हुए तो भी विशेषता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा हमारे जिले में इतनी अधिक अराजकता है कि हम अपने जिले को महान कह सकते हैं। महान में व्यंग्य छुपा हुआ है, ठीक। ये हो गए सिंगल के, जो इकहरे हैं उनके तीन हो गए। जैसा पहला वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति कहावत हो, या किसी शब्द को मुख्य या हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और तीसरा है किसी शब्द को व्यंग्यार्थ प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोहरे का देखिए, दोहरा जो है इसका दोहरे चिन्ह का प्रयोग वक्ता या लेखक के कथन को सशब्द लिखने के लिए किया जाता है। सशब्द का मतलब जैसा उसने लिखा है, जिन वर्डों का, जिन शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता ने किया है उन्हीं शब्दों और वर्डों का प्रयोग वैसे ही किया जाता है। तो इसमें दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे सर्वेश्वर दयाल ने कहा, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। देखिए जो ये उनके ही वर्ड हैं, एक बिल्कुल वर्ड बिल्कुल उन्हीं के हैं, तो इनको ये आपका दोहरे चिन्ह में इसको दर्शाया गया। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह या कोटेशन मार्क के दोहरे चिन्हों में इसको दर्शाया गया है। तो भाव चिन्ह के अंतर्गत हम लोग अगला जो है लाघव चिन्ह या सॉल्ट चिन्ह या इस तरह से बनता है ये, ठीक है। सिंबल ये रहा इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। लघु छोटा से लाघव बना हुआ है, ठीक है। ये लाघव चिन्ह है, लघु से बना हुआ है। किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि छोटा रूप अगर पहला प्रथम अक्षर है तो उसको छोटा करने के लिए इस लाघव चिन्ह या शॉर्ट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, डॉक्टर, देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर पहला है, पहला अक्षर है, पहले अक्षर को छोटा करने शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक, क्लियर। देखिए उक्त वाक्य में डॉक्टर डा जो है वो डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया, ठीक। इसको छोटा, डॉक्टर को छोटा कर दिया, शॉर्ट फॉर्म बन गया। ये लाघव चिन्ह के प्रयोग से डॉक्टर शॉर्ट बन गया, छोटा बन गया, ठीक। अब अगला देखिए भाव चिन्ह के अंदर है विवरण चिन्ह या साइन ऑफ फॉलोइंग, ठीक। इसके अंदर देखिए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक। अगर किसी भी पद की व्याख्या करनी है तब इसका प्रयोग होता है, या तो क्या है कि उसके संबंध में विस्तार से, उसकी विस्तार से कहना, वही चीज है, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से कहना या उसकी व्याख्या करना, दोनों एक ही बात हो गई। तो वही लिखा हुआ है, किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। ये आपका विवरण के अंतर्गत अगला जो है, ये तो इस तरह पदों की व्याख्या के लिए या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय अथवा द्वारा के बाद भी होता है, ठीक है।
आप जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं या आवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र में देखिए सेवा में के बाद में फिर जिसको दिया जाता है उसके फिर विषय लिखा जाता है, विषय किस विषय में है, ठीक है, और फिर द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो उसके आगे ये आपका इसका फॉलोइंग का विवरण चिन्ह का ये साइन ऑफ फॉलोइंग का मार्क है, ये लगाते हैं आप लोग, ठीक है। तो भाव चिन्ह के अंतर्गत अगला है लोभ चिन्ह, और ये इसके सिंबल हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कई जगहों पर और विभिन्न उद्देश्यों में किया जाता है, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग कई जगहों पर और विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए पहला जो है वाक में छोड़े गए अंश के लिए, ठीक है, वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, जैसे अरे अभी तक वाह चिन्ह लगा हुआ, ठीक है, ये वाक्य का छोड़ा गया अंश है, ठीक है। अगला देखिए अपशब्द छुपाने के लिए, अगर कहीं अपशब्दों का प्रयोग किया गया तो उसको छुपाने के लिए कैसे, जैसे उसने तुम्हें गाली देते हुए कहा, शब्द का लोभ चिन्ह, ठीक। अगला देखिए रिक्त स्थान दिखाने हेतु, जैसे ये किताब, ये तो आप जानते होंगे परीक्षाओं में रिक्त स्थान की पूर्ति करने को दी जाती छोटे क्लासों में, तो ऐसे ही चिन्ह लगा होता है उसमें, देखा होगा ऐसा होता है, या फिर क्रॉस का चिन्ह भी लगता है, देखिए तो ऐसे बिंदी लगी हुई तो क्रॉस लगा होगा, ठीक है, ठीक। तो ये था लोभ चिन्ह। अगला देखिए अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह का मतलब जैसे ऊपर जो लिखा है वही नीचे आ रहा हो तो उसकी जगह अनुवृत्ति का चिन्ह लगता है। जैसे देखिए जब लिखने में एक ही शब्द बार बार ठीक नीचे लिखना पड़ता है, यानी एक लाइन में लिखा उसी लाइन में उसी के नीचे दूसरा, मोस्टली आप लोग देखते हैं कि मैथ में गणित के सवालों में उसका उपयोग किया जाता है ना, क्या जाता है ना, हाँ बिल्कुल सही। देखिए जब लिखने में एक ही शब्द बार बार ठीक नीचे लिखना पड़ता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पहली लाइन में लिखा है पंडित रमाशंकर, ठीक, उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखा है पंडित गजेंद्र, तो पंडित के नीचे लगा दिया, और उसके नीचे लिखा है पंडित रमानंद, तो फिर पंडित के नीचे लगा दिया, ठीक है। इसलिए एक शब्द है और नीचे की लाइन में आया तो ये इसका अनुवृत्ति चिन्ह का इसमें प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक आखिरी चिन्ह बचा है त्रुटि चिन्ह, का पद के नाम से उसे जाना जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद में आपका ये जो विराम चिन्ह और भाव चिन्ह था ये समाप्त हो जाएगा। इसको कई नामों से जाना जाता है, त्रुटि चिन्ह के नाम से भी, काकपद के नाम से, हंसपद के नाम से, या साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड के नाम से। ये रहा आपका साइन, ठीक, सिंबल जिससे इसको दर्शाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, वाक्य में किसी पद या वाक्य के छूट जाने पर, ठीक है, जो हम सेंटेंस लिखते हैं, जो भी हम चीज लिख रहे हैं उसमें अगर कोई अक्षर छूट गया है या कोई लाइन छूट गई है तो उस स्थान पर ही जहां उसका प्रयोग अपेक्षित था, उस स्थान पर जहां पे वो छूट गई है, ठीक है, वहीं पर, या वो शब्द जो वहां छूट गया है जहां पर उसका होना जरूरी था, अपेक्षित था, प्रयोग अपेक्षित था, इस चिन्ह, ये चिन्ह लगा हुआ है, का प्रयोग कर ठीक उसके ऊपर उस छूटे अंश को लिखा जाता है, ठीक है। भाई जैसे हम कुछ लिख रहे हैं उसमें कोई वर्ड या लाइन छूट गई तो जहां पे छूट गई वहीं पर ये चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखता है। जैसे देखिए रामू रोज ठीक बजे सुबह उठ जाता है, अब कितने बजे छूट गया तो मैंने वो चिन्ह लगा के ऊपर लिख दिया 4 बजे सुबह उठ जाता है, ठीक, समझ आ गया। तो ये था भाव चिन्ह। मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में वाक्यों के लिए और भावों को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो विराम चिन्ह होते हैं और भाव चिन्ह होते हैं। तो पिछले वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में पूरा बता दिया गया था, ये उसी का दूसरा जो भाव चिन्ह है उसके बारे में पूरा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है, ये चैनल सही है, अच्छा लग रहा है, आपको उचित जानकारी मिल रही है, पूर्ण जानकारी मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और एक चीज मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी समस्या है वो लिखिए, मैं उसका पूर्ण रूप से समाधान करने की कोशिश करूँगा। इसके पहले भी मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं
तो आप वो ज़रूर देखिए। इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो ज्ञान है आपका वो मजबूत होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की का पूरा प्रयास किया है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आए और कम समय में परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो जाए और परीक्षा में आप पूरे पूरे नंबर लेकर आएँ। अगर इन विषयों से, इन टॉपिक्स से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे छोड़ कर ना आए, वो परीक्षा में आपको पूरी तरह से कंप्लीट आपका हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।